अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। मैं सोच रही थी हमें इतनी आदत होगी आप लोगों से सुबह सुबह मिलने की कि आपको भी ओवर द इयर्स अब हो ही गई होगी, हाँ, है ना। और इस बात का इजहार आप तब ज़रूर करते हैं जब हमें आप कहीं मिल जाएं, आज इधर उधर घूमते हुए, हाँ, फिरते हुए, किसी दुकान पे, किसी बाजार में, किसी शादी ब्याह, किसी तकरीब में, कहीं जिम में। So thank you for all the love that you shower upon us and thank you for being our keen viewers for years now. For years now, that is very true. वैसे हम ये बात कर रहे थे तो हमने सोचा ये जरा मेंशन करते हुए आगे चलते हैं। और आगे कहाँ हम जा रहे हैं? क्या हम इंडिया जा रहे हैं वर्ल्ड कप? हाँ, वो तो आगे पहुँच जाएंगे आज शाम तक। हम पहुँच जाए, मतलब वो पहुँच जाएंगे। और उसके बाद जो बेचारे शायकीन हैं, कुछ स्पेक्टेटर्स who can afford to go, who would like to go, उनका क्या होगा? तो ये भी अच्छा, उसमें से एक दो शायकीन है जो बड़े आर्डेंट फैंस हैं ना, उनको मैं चाहता हूँ कि उनको ना वीजा मिले। क्यों? बस उन्हें ना मिले, क्योंकि वो जो कंटेंट क्रिएट करते हैं ना जाके वहाँ पे। No, that's fun. No, that is not fun anymore. I think that is cringe and हम थक गए हैं उससे, मौसम बदलने से और हालात बदलने से और सब कुछ होने से। बहुत से हैं, लेकिन खास तौर पे जहाँ इंडिया पाकिस्तान टाइप क्रिकेट मैचेस हो रहे हो तो आपको पता ही है कि फिर वो पहुँच जाते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे तो खैर इंटरेस्टिंग कंटेंट लगता है। हमेशा हंसी नहीं आती बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, सो दैट्स ओके। अब्दुल्ला Trying too hard maybe, Huma. Oh God, नहीं अब्दुल्ला भाई नहीं मान रहे आज। Otherwise, as in हमें किसी से कोई मसला नहीं है, but they are wonderful people, they do a great job, but बस अब एक ही चीज़ नहीं दोबारा देखी जा सकती। अच्छा, कुछ नहीं होता, हो गया, समझ आ गई है। चलें जी, वीज़ों का जो मामला था ना वो हल होने के बाद बिलाखिर आज रात गए पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया के लिए रवाना हो गई। और हो गई मतलब कि हो गई ना, टीम रवाना हो गई। तो ये वही रूट है ना, वाया दुबई जाना है। ये वाया दुबई है, दुबई में इस वक्त लेओवर चल रहा है। ओके, वेरी नाइस। तो कौमी टीम का बिल्कुल आपने जिस तरह के सही बताया कि दुबई में लेओवर चल रहा है और बाबर 11 आज शाम तक इंडिया पहुंच जाएंगे सारे मिलके। और कुछ घंटे दुबई में गुजारेंगे, कुछ घंटे ही होंगे, बट नॉट लाइक व्हाट दे हैड प्लान्ड अर्लियर। आपको पता ही है ना 2 डेज का, लेकिन कुछ घंटे जरूर होंगे। और भाई हमारा लड़का जो है ना वो वर्ल्ड कप घर लाने के लिए पूरे आज़म है और हमें बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी पूरी सपोर्ट, दुआएं, नेक तमन्नाएं और हम सीसा प्लाई दीवार बने हुए हैं इसके इनके पीछे। हम इस अज़्म में इनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को नंबर 1 बनाएं। अच्छा, बाय द वे आपको ये बता दें कि बाबर ने, ये तो हमने कुछ एक क्लिप आपको सुनाया है, लेकिन बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल की बातें भी की एक्चुअली, और बहुत सी बातें जो सर्कुलेट हो रही थी तो उसका एतराफ़ भी किया। जैसे कि एशिया कप में गलतियों का ना सिर्फ एतराफ़ किया, स्पिनर्स की गैर तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस को भी तस्लीम किया बाबर ने, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज लग रहा था कि वहाँ से बिल्कुल खामोशी है, एज़ इफ कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो पाकिस्तान टीम को बस कल का दिन बाय द वे मिलेगा और परसों यानी 29 सितंबर को पाकिस्तान पहला वार्म अप मैच किसके साथ खेलेगा? न्यूजीलैंड के खिलाफ, हैदराबाद दक्कन में, वही वाला ना जिसको कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिल रही, तो वो होगा। और दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। दोनों मैचेस हैदराबाद में ही होंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपनी मुहिम का आगाज़ 6 अक्टूबर को बाज़ाब्ता जो होता है ना वार्म अप मैचेस, 29, 3 और फिर 6 को हमारा पहला जो मैच है विच वुड एक्चुअली काउंट, नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी हमारी टीम अपना स्टार्ट। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत का मैच होगा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में। हाँ, वो तो होगा। आई एम सॉरी, आई गॉट स्टक अगेन, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मतलब आपने वो नेदरलैंड्स का कहा है तो आई एम लाइक थिंकिंग नेदरलैंड्स इज इन क्रिकेट, बट इट इज एंड इट हैज बीन फॉर अ बिट एज वेल। लेकिन कुछ मुल्क उनकी टीमें जो है ना, देन आई स्टार्ट एसोसिएटिंग देम विद अदर स्पोर्ट्स कि चलो फुटबॉल, हॉकी टाइप नहीं, मतलब ऐसी चीज़ों की बात हो रही होगी, बट क्रिकेट। सो ये सारा होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए तो डेफिनेटली मतलब ऑलरेडी बहुत ही तैयारियां हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीम्स एंड एवरीथिंग, लेकिन स्पेक्टेटर्स जिन्होंने बैठ के देखना है तो वो ऑलरेडी प्लानिंग में हैं कि जी हम उस दिन कहाँ देखेंगे और कौन कौन होगा एंड ऑल दैट। उसमें अभी टाइम है वैसे। और नई कौमी टीम भारत में हो, वर्ल्ड कप हो और बाबर और पूरी टीम के लिए करियर का सबसे बड़ा चैलेंज है सर्टनली ये सारा कुछ। ऐसे में पूरी कौम की दुआएं अपने हीरोज़ के साथ हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि अब एशिया कप में जो भी हुआ हम सब भुला कर आपके साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमें यकीन है
हम मैनिफेस्ट करते हैं जीत को, मेरा ख्याल है सब मिलकर पूरी कॉम मैनिफेस्ट करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट करें कि वर्ल्ड कप बस लेके आ रहे हैं। You know it works. I mean a lot of the times, not most of the time. और बाबर आप भी एशिया कप भी हमारा होता है। आप बस जहन में अपने विजुअल बिठा लें, कुछ भी करके रोजाना सुबह उठ के सोचा करें कि आपने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई हुई है एंड यू आर बीइंग वेलकम्ड एट होम। अब हम इस बारे में बात करें, यही सोचना शुरू बस हम यही सोचें, ये सोचेंगे तो यू वुड ऑटोमेटिकली स्ट्राइव फॉर इट एंड यू वुड गेट इट। अब्दुल रज़ाक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ हैं और उनसे भी खैर मैनिफेस्टेशन की तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपसे यही कहेंगे कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की टीम का मिशन वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो गया है और एक लंबे सफ़र के बाद आज शाम हैदराबाद पहुंचेंगे हमारे लड़के। तो आपको क्या उम्मीदें हैं इस टीम से और कौन सा एक खिलाड़ी है जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, ज़बरदस्त किस्म का और अच्छा परफॉर्म करेगा? देखें, अब एज ए पाकिस्तानी हमें हमेशा उम्मीद होती है और हमें जो खेलना है ना अपने पोटेंशियल पे खेलना है। हम दरअसल ना लक पे चले जाते हैं कि अगर मोमेंटम हमारी फेवर में होता है तो हम मैच जीत जाते हैं, नहीं होता तो हम हार जाते हैं। तो टीम में वो होती हैं जो मेहनत करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं, उनका एक कॉन्फिडेंस होता है, बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये मैचेस जीतेंगे। और पाकिस्तान के सारे प्लेयर अच्छे हैं। देखें 11 की जब टीम खेलती है तो उसमें एक प्लेयर ने परफॉर्म करना होता है, तो हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। कोई भी मैन ऑफ द मैच हो सकता है, स्पेशली बॉलिंग में हो सकता है या बैटिंग में हो सकता है। अच्छा रज़ाक भाई, बिल्कुल पूरी टीम ने परफॉर्म करना है और ज़बरदस्त करेंगे। मौजूदा टीम में तो एक दो ही हैं वैसे रज़ाक भाई जो इंडिया गए हुए हैं, लेकिन आपने काफ़ी वक्त गुजारा है हैदराबाद से लेकर मुंबई, चंडीगढ़, हर जगह आप खेले हैं। पाकिस्तानी फैंस ज़ाहिर है अभी तक तो कुछ क्लियर ही नहीं है, ज़्यादा इजाज़त शायद नहीं भी मिलेगी, थोड़ी ही तादाद में जा सकेंगे लोग। इंडियन लोकल क्राउड से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? हमारे लिए सपोर्टिव हो सकते हैं वो लोग भी क्या? देखिए बात ये है कि पाकिस्तान टीम हमेशा दुआओं पे चलती है और पूरे वर्ल्ड में सपोर्ट है पाकिस्तान को। जितने भी टीवी पे बैठेंगे या अब्रॉड बैठेंगे, पाकिस्तान को सिर्फ ग्राउंड में परफॉर्म करना है और ग्राउंड के क्राउड को नहीं देखना चाहिए, सिचुएशन को देखें, अपनी टीम को देखें और मैच जीतें। अच्छा, अब ऑब्वियसली वी आर राइट, जिसको कहते हैं ना कि हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो क्या आप मैनेजमेंट के लिए कोई मशवरा वगैरह अगर आप देना चाहें? कप्तान बाबर आजम ने खुद भी ये एतराफ़ किया है कि मिडिल ओवर्स में हमारे जो स्पिनर्स हैं वो अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहे और उसका नुकसान जो है वो ऑब्वियसली हमने देखा ही है एशिया कप में भी क्या हुआ है। तो आपके ख्याल में ये मसला क्यों है और इसका क्या हल आप सजेस्ट करें? देखिए बात यह है कि हर प्लेयर मांगता है कॉन्फिडेंस और जिस तरह की पिछले 2-3 साल से प्लानिंग चलती आ रही है, हम उस पर थोड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं। वो बेहतरी के लिए करते हैं कि इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आए हैं और जो मैनेजमेंट में लोग हैं उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जहां प्रॉब्लम्स हैं वो डिफाइन कर सके। प्रॉब्लम हमारी यही है कि जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो डिफाइन नहीं करते, वो अपने एक पैटर्न पे चल रहे होते हैं, अपने वो कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं, डाटा पे चल रहे होते हैं। तो इसलिए फिर पाकिस्तान की ना टीम इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रही होती। तो आपको हमेशा टीम का मतलब ये होता है कि जहाँ प्रॉब्लम हो उसका हल सोल्यूशन निकाला जाए। अगर वो नहीं निकालेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो अब पाकिस्तान को देखना पड़ेगा जहां प्रॉब्लम है वहां पे बॉलर को कॉन्फिडेंस भी दें और सिचुएशन के मुताबिक बॉलिंग भी कराएं और फील्डिंग पूरी सपोर्ट करें। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। और डेफिनेटली आपने भी एडवाइस दी और बहुत सी और भी मशवरे, एडवाइस, मतलब लिटरली पब्लिक से भी जा रहे हैं। सो आई एम श्योर बाबर 11 आर टेकिंग हीड और सुन रहे हैं सारी चीज़ों को। सिकू भाई हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सिकू भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सिकू भाई, पाकिस्तान टीम बिलाखिर अब रवाना हो गई है, आज शाम तक पहुंच जाएंगे। इस टीम में इंडिया में खेलने का तजर्बा रखने वाला शायद ही कोई हो और टीम में ना, हाँ एब्सोल्युटली, इसलिए इन्हें प्रेशर का आइडिया भी नहीं होगा। आपकी नज़र में प्रेशर का आइडिया ना होना एडवांटेज हो सकता है या डिसएडवांटेज भी हो सकता है? या देखें, पहले तो सबसे पहले मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि हम क्यों बार बार रिक्वेस्ट कर करके कि हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो। ये पीसीबी ने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया। एज अ पाकिस्तानी मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी, कि क्या हम इतने गिर गए हैं कि हम उनसे रिक्वेस्टें भेजें आईसीसी को, हर दुनिया के लोगों को, कि जी हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो। इससे अच्छी पॉलिटिक्स हो नहीं सकती थी। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिक्स खेलने नहीं आती, मना कर देता कि ठीक है, खामोश बैठा रहता।
जब वो देर में देते तो आप भी देर में जाते, एक आधा मैच मिस करते। तो मजा तो जब आता ना, इनको पता चलता इंडिया को, आप पैरों पे गिर गए, हमें वीजा दो, हमें वीजा दो। भाई वो आपको नहीं बुला रहे, आप क्यों लोगों के पैरों पे गिर रहे हैं? खैर एनीवे, ये तो बात हो गई, वो पहुंचेंगे, आपके लिए प्रेशर होगा कि नहीं होगा। देखिए प्रेशर तो होगा, इन बच्चों को आइडिया नहीं है। और वहाँ पर जो है, जो इंडियंस हैं वो इन पे बड़ा मतलब है कि हुटिंग भी होगी, शोर भी उठेगा। कई दफ़ा ऐसा, मैं खुद ग्राउंड में मौजूद था जब कि पूरे ग्राउंड को बंद करना पड़ा, सब लोगों को बाहर निकालना पड़ा। ये सारी सिचुएशंस मैं देख चुका हूँ। तो भारत के अंदर ये सब कुछ होने के लिए सब तैयार हैं, आवाज़ें लगेंगी, इनके ऊपर बहुत कुछ होगा। तो ये प्रेशर जो है, आई डोंट नो कि ये संभाल सकेंगे नहीं संभाल सकेंगे, मगर इसमें एक चीज़ ज़रूर अच्छी होती है कि अगर इस प्रेशर में आप परफॉर्म कर दें ना, तो फिर तो आप मतलब सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं। और अगर आप नहीं संभाल सके इस प्रेशर को, तो फिर आप बिल्कुल नोज डाइव करेंगे। तो देखते हैं कि ये बच्चे जाकर इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। नहीं अच्छा, इन प्रिंसिपल सिकंदर, मैं भी एग्जैक्टली यही कह रही थी और मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करूंगी कि हम क्यों पीछे पड़े रहते हैं। भाई दुनिया की टीमें जब आ रही हैं, नहीं पानी चाहिए थी। हाँ एग्जैक्टली, रिक्वेस्टां क्यों पाइया ने, तो मतलब बैठे रहो फिर चुप करके, क्योंकि बाकी भी तो दुनिया की टीमें आ ही रही हैं और सारों को वीज़े मिल रहे हैं और हम साथ जुड़े हुए उनके, वी आर द नेबर्स। हमें क्यों इतना एंड में बुला रहे हो? बट एनीवे चले, अब तो ये सब कुछ हो गया, सो छोड़े उनके वीज़ों की बात। अभी जो बेचारे फैंस जाना चाह रहे थे उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है इस चीज़ में। सो इन दैट सीन अब ये होगा कि स्टेडियम्स में पाकिस्तानी फैंस वगैरह तो होने नहीं वाले, इस किस्म की कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम देखेंगे। तो क्या लगता है आपको कि जो क्राउड होगा वो वहाँ सपोर्टिव होगा और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उसमें, उस तनाज़र में आपको कैसी नज़र आ रही है? ये मतलब ये बड़ा मैटर करता है। नहीं, ऐसा कोई खास देखें, अब जो अगर वो वीज़े मिल भी जाते वो हमारे फैंस और रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट चले भी जाते, तो वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर वाली बात होती है। वो तो नज़र भी नहीं आते कहाँ बैठे में क्या है, वो क्या उनको सपोर्ट करते। वहाँ के लोकल फैंस जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहते हो, तो वो अगर सपोर्ट कर दें तो अलग बात है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई वहाँ पर इनके ना जाने से फैंस वगैरह के कोई फर्क पता ही नहीं लगता। जितनी मैंने वहाँ पे क्रिकेट खेली है, इतना शोर होता है, इतना वो जो है अपना उनका एक है, वो बाजी भी घंटियाँ बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं वहाँ पर। तो उधर अगर फैन होते भी तो पता नहीं चलता। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान को वार्म अप मैचेस के बाद कम से कम 9 मैचेस तो वर्ल्ड कप के खेलने हैं। तवक्को रखना कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन बने और सब खिलाड़ी सब मैच खेलें, ये आसान नहीं होगा। तो आपको हमारी बेंच स्ट्रेंथ ऐसी लग रही है कि कुछ मसला हुआ या किसी को आराम देने की ज़रूरत पड़ी तो सब ओके ही रहेगा? देखिए, ये जो टीम है ये बाबर की पसंद की टीम है और ये बहुत अच्छा किया गया है कि उनकी पसंद की टीम उनको दे दी गई है। अब उनका काम है, उन्होंने कहा हमने बहुत गलतियां की, हमने अपनी गलतियों से सीखा। एशिया कप में तो देखते हैं कि उन्होंने अब क्या सीखा है। अब ये जो 2 वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, ये नहीं पता कि उसके प्लेइंग कंडीशंस क्या हैं। प्लेइंग कंडीशंस का मतलब ये है कि क्या 12 लड़के खेलेंगे और बाकी लड़के बाहर बैठेंगे, या सब बैटिंग कर सकते हैं और सब बॉलिंग कर सकते हैं। ये कई दफ़ा इस किस्म के वार्म अप मैचेस में इस किस्म की प्लेइंग कंडीशंस दोनों कप्तान मिलकर बनाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनको चाहिए कि देखें, ये मेरी एडवाइस है, सजेशन है, वे साइड गेम्स खेलें, प्रैक्टिस गेम्स खेलें। अगर कोई 50 कर लेता है तो उसको वापस बुला लें, जो 50 करे उसको वापस बुलाएं, दूसरे के ऊपर बुलाएं। ये ना करें कि जी वो जी वो फ़खर जो है उससे 50 कर लिया, अब उसको 100 करने चाहिए। नहीं, आप लड़कों को प्रैक्टिस देने के लिए एक एक को, अगर वो 50 करता है तो उसको वापस बुलाएं, अगले को भेज दें, फिर वो 50 करता है उसको बुलाएं, अगले को भेजें, ताकि सारे लड़कों को खेलने का मौका मिले। इसी तरह बॉलिंग के अंदर आप डिसाइड कर लें कि अगर वो 6 लड़के बॉल कराने हैं तो हर एक से बॉल कराएं, हर एक से 5-5। फॉरगेट अबाउट विनिंग और लूजिंग। आप ये कह देंगे कि हम प्रैक्टिस मैच खेलना है, वी गोइंग टू गिव प्रैक्टिस टू एवरीवन, हर एक को 5-5 4-4 ओवर कराएं, दिस इज हाउ यू गोइंग टू प्रैक्टिस। और जो उनकी अपनी टीम है, जो उनके दिमाग में बैठी हुई है बाबर आजम साहब की, वो खिलाएं और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा अच्छा होगा तो हम सब उनको हार बनाएंगे। अगर अच्छा नहीं निकला तो ऑब्वियसली। सिकंदर, थैंक यू सो मच। एज वी वर सेइंग कि बहुत सी एडवाइस है, बहुत सी दुआएं हैं हमारी टीम के लिए। ऑफ कोर्स इंडिया जाके ये पूरा टूर्नामेंट होना है, अच्छा खेले, लेकिन चैलेंजेस तो हम ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं। अच्छा जी, कल एक और मैच भी ऐसा लग रहा था, कोई मैच या तो पड़ा था या किसी ने मैच डालने की कोशिश की थी। नवाज शरीफ, कल की बात कर रहा हूँ मैं, सियासी मैच की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ की वतन वापसी को अब सिर्फ 24 दिन रह गए, लेकिन
हाँ, लेकिन उनकी आमद के मामले पर नई बहस छिड़ गई है। 2 रोज पहले निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था, जो जरा कल ज़्यादा वायरल हुई थी और उस पर रिएक्शंस भी ज़्यादा कल आए थे, कि नवाज शरीफ मुल्ज़िम की हैसियत से आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मरियम औरंगजेब बोली, नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये उनका और अवाम का फैसला होगा। तो बेसिकली लीगी रहनुमाओं के रद्द अमल को देखते हुए निगरान वज़ीर दाखिला ने फौरन यू टर्न लेते हुए कहा कि बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया जा रहा है। अब क्या कहा, पर अगर कानूनी मामलात हुए तो फिर ये उनका और अवाम का फैसला कैसे होगा? अब इस मामले की गर्द इतनी उठी कि निगरान वज़ीर आज़म ने भी बयान देना ज़रूरी समझा। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक कानूनी राय ली जाएगी, हम जो कुछ भी करेंगे वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक करेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे कानूनी पहलू हैं, वो आएंगे क्या वो आपको आपके इल्म में है कि वो मुल्क में एक अदालती इजाज़तनामे के साथ में उस अदालती इजाज़तनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लिकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा और इसमें हम वज़ारत कानून से भी अपनी राय लेंगे और जो कुछ भी हम करेंगे हम पाकिस्तान के कवानीन के अंदर रहते हुए, जिसमें किसी भी सियासी जमात के, वो PMLN की लीडरशिप हो, PTI की हो, PPP की हो, जमीयत की हो, हम ये तासुर नहीं देना चाहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट, बल्कि कवानीन के अंदर रहते हुए जिनको मौके मिल सकते हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें और जिनको कानून रोक रहा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, वो भी उनके लिए रेमेडी जो है वो अदालतें ही हैं, वहीं से जाकर अपने लिए बोलें। अच्छा, बाय द वे जस्ट सेइंग, मियां साहब की वतन वापसी से मुतालिक हुकूमत की सोच तो चलें आपने सुनी ली, लेकिन अमूमी तासिर यही बन रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस आए तो सीधा जेल जाएंगे, क्योंकि और कोई इत्तमाम की कोई बात हो नहीं रही कि वो आएंगे तो होगा क्या या फिर जेल जाएंगे, क्या होगा, दिस इज ऑल अनक्लियर। इसी की बात करते हैं, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, नथिंग देयर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये बताइएगा कि आप लोगों ने कुछ नहीं अपने कारकुनों को बताया कि कहाँ होगा इस्तकबाल, कैसे होगा, उनका रूट क्या होगा, कितने लोग होंगे, उन्हें जेल जाने से रोकने के लिए कोई तदबीर अभी तक हमारी नज़र में, मीडिया की नज़र में तो आई नहीं है, तो फिर खुद ही इतने अनक्लियर है, सरफराज बुख्ती से क्या शिकायत करना? जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। ये मामला जो है, जो आपको नहीं मालूम लेकिन सारी दुनिया को मालूम है कि, और हम बता के जो है वो अब तक जो है वो सबको बावर करवा चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। वहाँ से वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पे लोग उनके इस्तकबाल के लिए जमा होंगे। वहाँ पे वो उन लोगों से मुखातब होंगे, बहुत बड़ा उनके शयान शान जलसा होगा और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी पॉलिसी और आगे पार्टी का इस यानी इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो होगा और किस तरह से हम आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, किस तरह से उसकी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। मुल्क इकॉनमी और जिस सियासी और माशी बहरान का शिकार है, उससे निकालने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या प्रोग्राम है, वो कौन से तरीके हैं जिससे के साथ हम मुल्क को जो है वो इस बहरान से निकाल सकते हैं। तो ये सारी जो है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट पे मबनी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो एक डिटेल्ड स्पीच होगी वहाँ पे, और वहीं से हमारा इस इलेक्शन कैंपेन का जो है वो आगाज़ होगा। तो ये बात तो इस वक्त कानूनी मामलात क्या इजाज़त देते हैं क्या नहीं, जिसका इशारा वज़ीर आज़म भी दे रहे हैं, आई गेस अच्छा उसको आपने यकीनी बना लिया होगा फिर इतने शोर हैं तो। मतलब ये एटलीस्ट ये तो चले, अभी हमने सुन लिया ना राना साहब, आपने खुद ही बता दिया कि वो 21 अक्टूबर को आएंगे, सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ जलसा होगा, लोग आए होंगे, चलें ये सब कुछ हमें समझ आ गई। लेकिन उसके बाद जब वो आ जाएंगे तो पूरा एक उनका यहाँ का जो स्केड्यूल होगा
वो भी तैयार हो ही गया होगा कि उन्होंने क्या मुलाकातें करनी है, क्या मीटिंग्स करनी है, पब्लिक गैदरिंग्स में जाना है, पार्टी इजलास वगैरह, ये सब कुछ भी तैयार है हर दिन की कोई कुछ ना कुछ। ऑब्वियसली अब तो इलेक्शंस कुछ और इस सारे में एक तरफ मुल्क का निगरान वजीर दाखिला ये भी कहता है कि अगर आएंगे और अगर पकड़ना होगा तो एयरपोर्ट पर ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए होगी, उसको भी आप देख रहे हैं कि वो भी शायद हो जाए और इन द मीन टाइम आपका स्केड्यूल भी सेट हो। जी 21 अक्टूबर के बाद पहले तो उनका जो एक लीगल जो मामला है कि उनकी अपीलें पेंडिंग हैं, उनके जो केसेस हैं, तो उसके मतलब एक लीगल जो तरीक़ाकार है वो अपनाएंगे वो, और अपना रिलीफ हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं वो सारे झूठ पे मबनी हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, बल्कि एक ऐसी विक्टिमाइजेशन है जो की तो उनकी गई लेकिन उसका शिकार जो है ये मुल्क भी हुआ। और आज मुल्क जिस हाल में है वो उसी साजिश की वजह से है जो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ की गई, उनको हुकूमत से निकालने के लिए, उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म करने के लिए। उसके बाद जो है वो पार्टी मीटिंग्स भी साथ साथ होंगी, पार्लिमानी बोर्ड का जो है वो क़याम अमल में लाया जाएगा और उसके बाद फिर एक प्रोसेस जो कि कैंडिडेट्स की सिलेक्शन का है वो भी साथ साथ चलेगा। तो 22 दिसंबर इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम जो है उन सारी चीज़ों को जो है वो मुकम्मल करने के बाद जो है वो फिर इस पोजीशन में होंगे कि फिर बड़े जलसे जो कि मियां नवाज शरीफ साहब एड्रेस करेंगे, जिनको बाकी जो छोटे प्रोग्राम्स हैं वो तो होते रहेंगे साथ साथ। तो बड़े जलसे जो हैं जो कि पंजाब में हमारा ये प्रोग्राम है तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर इंशाअल्लाह ताला। अच्छा राना साहब ये भी बता दीजिए साथ साथ कि मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर पिछले चंद सालों में तहरीक इंसाफ ही रही है। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन क्या सदर वगैरह सभी अंदर हैं। बहुत से लोग सवालात भी उठा रहे हैं कि भाई उनकी गैर मौजूदगी में या PTI को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिला तो इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठेगा। इंतखाबी अमल से अगर इन्हें बाहर रखा गया तो फिर इंतखाबात को शफाफ कहना आपके ख्याल में मुमकिन होगा? 2018 में जब इलेक्शन हुए हैं 25 जुलाई को तो मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ थे, मैडम मरीम नवाज साहबा कहाँ थी, और PMLN को कब से निशाना बनाया जा रहा था। 2017 में जो हुआ, जो बाबा रहम थे वो करता रहा अपने साथियों के साथ मिलके, किस तरह से जो है वो मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया अकामा में, फिर किस तरह से उनको पार्टी की सदारत से अलहदा किया गया, सेनेट में हमारे कैंडिडेट्स को जो है वो निशान से महरूम किया गया, किस तरह से हमारे सेनेटर्स को जो है वो नाअहल करार दिया गया दोहरी शहरियत की बुनियाद के ऊपर। ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन हम बिल्कुल इस हक़ में नहीं हैं कि किसी भी सियासी जमात को या किसी सियासी लीडर को जो है वो इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद हो उसे निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर कोई जमात या कोई लीडर जो है वो मुल्क के दिफा के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़े, दफाई तनसीबात के ऊपर हमला आवर हो जाए, मुल्क की खातिर जान देने वालों के मुजस्मों को जो है वो जूते मारे, डंडे मारे, और वो जो है वो यानी दिफाई एरियाज़ में दाखिल हो के जो है वो घरों को आग लगा दे, तो क्या उसके बाद उसके ऊपर केस इसलिए नहीं चलना चाहिए कि उसने इलेक्शन लड़ना है? मैं कल को या कोई और कल को कोई जुर्म कर दे तो उसे इसलिए जो है वो ना पकड़ा जाए या उसके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन ना, क्योंकि जो उसने इलेक्शन लड़ना है। ये कहाँ का कानून है और ये रायत किसको हासिल है और पूरी दुनिया में कहाँ हासिल है? जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए हैं, जिन लोगों ने रियासत पे ऊपर हमला किया है, जिन लोगों ने दिफाए पाकिस्तान पे हमला किया है, जिन लोगों ने हमारे हीरोज़ की बेहुरमती की है, लोगों को जो है सर उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता बना रहा है और वो अपनी जगह कार्रवाई चल रही है, आपको पता ही है, आपके सामने ये तमाम केसेस। लेकिन एट द सेम टाइम जिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आपने जिक्र किया जो 2018 के इंतखाब से पहले PMLN की हुई, वो हुई इसीलिए आप लोग और अपोजिशन की तमाम जमातें उसे इलेक्शन नहीं सिलेक्शन कहती थी। सो आप
क्या उसको रिपीट करना चाहते हैं? जाहिर है तब भी 2018 के इलेक्शन को शफाफ इंतखाबात तो नहीं करवाना चाहता था। राणा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कैंसर की शरह में चंद सालों के दौरान इजाफा देखा गया है और उनमें बच्चे भी शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 8 से 10 हज़ार बच्चे कैंसर में मुब्तला होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस हवाले से आगाही ना होने के बराबर है और इसी मुनासबत से दुनिया भर में बचपन में कैंसर यानी चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है उसका महीना बेसिकली मनाया जा रहा है ताकि माशरे में और बिलखसूस वालिदैन को इस हवाले से शऊर दिया जा सके। डॉक्टर आसिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम। डॉक्टर साहब, हुमा अभी ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, बल्कि डॉक्टर साहब व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद दिस, क्योंकि जब भी आपसे बात हुई है या कैंसर का जब भी हम जिक्र करते हैं तो अडल्ट्स में कैंसर का हम वजूहात बताते हैं कि अपनी डाइट, अपनी सेहत, अपना एनवायरनमेंट, अपनी खुराक, ये सारी चीज़ें कितना अफेक्ट करती हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, अभी तो इतनी उसका एक्सपोजर ही नहीं हुआ होता कि ये सारी चीज़ें उनको कंटेमिनेट कर सके, तो उनमें कैंसर कैसे होता है? जी शुक्रिया जी। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी बच्चों को तो इतना ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स ज़्यादा अफेक्ट करें उनको। तो बच्चों में ज़्यादातर जो कैंसर्स हैं वो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। उनकी जो जेनेटिक मटीरियल है उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी हो तो उसकी वजह से अमूमन होते हैं। तो प्रिवेंशन का रोल कम है बच्चों के कैंसर में एडल्ट्स के मुकाबले में, लेकिन अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में कि जल्द अज जल्द कैंसर पकड़ा जाए, क्योंकि वेस्ट में स्टेटिस्टिक्स हैं कि 80% तक जो बच्चों के कैंसर्स होते हैं वो मुकम्मल इलाज हो सकता है उनका अगर वो अर्ली डिटेक्ट किए जाएं। और यहाँ क्या सूरत हाल है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों में कैंसर के मरज़ को लेके आखिरी ख्याल हो शायद ये आया आपको कि भाई बच्चे को कैंसर हो गया है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को सेहतयाब रखे, जो हैं बीमार उन्हें सेहत दे। तो यहाँ क्या ले आते हैं बर वक्त लोग या फिर डिले हो ही जाता है अक्सर? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अडल्ट्स में भी डिले होता है और बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली लो इनकम कंट्रीज़ में दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ये जो 80% का मैंने स्टेटिस्टिक बताया ये तकरीबन 30% है कि लो इनकम कंट्रीज़ में सिर्फ 30% बच्चों का मुकम्मल इलाज हो सकता है कैंसर के लिए। और ये इसलिए है क्योंकि वो लेट प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ख्याल नहीं आता कि कोई सीरियस बीमारी है, डॉक्टर्स को भी अनफॉर्चुनेटली अक्सर ख्याल नहीं आता कि ये कोई इन्फेक्शन की बजाय कोई ज़्यादा सीरियस चीज़ हो सकती है। म्यूटेशन जिसकी आप बात करें डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? कोई भी वजह हो सकती है रैंडम, या फिर मे बी बहुत से लोग कहते हैं भाई कज़न मैरिजेस की वजह से भी कुछ बीमारियाँ आती हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस तो रैंडम ही होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, कभी पहले फैमिली में नहीं होती, लेकिन अक्सर जो हैं वो कज़न मैरिज की वजह से प्रोपिगेट होती हैं। जब मल्टी जनरेशनल कज़न मैरिजेस होती हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सारे कज़न्स होते हैं, तो जेनेटिक म्यूटेशन होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है और जेनेटिक म्यूटेशन का एक्चुअल इफेक्ट होने का जिस्म में बढ़ जाता है उन बच्चों में जिनमें ये कई जनरेशन से ये जीन्स पास हो रही हों। सो कज़न मैरिजेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। डॉक्टर साहब ये भी बता दें फाइनली कि चलिए एडल्ट्स को तो हम कहते हैं कि अपना मेडिकल चेकअप एनुअली करवाएं, बच्चों के लिए क्या किया जाए? सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि कैंसर की सस्पिशन रेज करें वो हमें सबको पता होनी चाहिए एज पेरेंट्स एंड ख़ास तौर पे डॉक्टर्स। यानी कि बच्चे को अगर प्रोलॉन्ग्ड कोई लंबा बुखार चल रहा हो, बच्चे को नील पड़ रहे हो, जिस्म में ब्रूजिंग हो रही हो, ब्लीडिंग हो रही हो जब वो दांत साफ करे, या छोटी मोटी चोट से ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग हो, दर्द हो रहा हो जिस्म में, कोई अनयूजुअल लंप्स या स्वेलिंग्स हों, गिल्टियाँ बन जाएं बगल या गर्दन में, और एक आंख का खास तौर पे कैंसर बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने एडवाइस भी दी है, बहुत शुक्रिया। दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। डॉक्टर आसिम यूसुफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हम थोड़ी देर बाद आपसे मिलेंगे।
वेलकम बैक जी। दुनिया भर में 27 सितंबर को यौम सयाहत मनाया जाता है, यानी टूरिज्म डे, और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जो सयाहती वसाइल से मालामाल है। मना रही होती है ना ये दुनिया, ऑब्वियसली हम भी उसको ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं इस दिन को, लेकिन फिर हमें ख्याल आता है कि डिस्पाइट ऑल द ब्यूटी ऑफ नेचर दैट वी हैव इन आवर कंट्री, वो टूरिज्म का उस तरह फ़रोग नहीं है जिस तरह दुनिया में है और जिस तरह हमारे यहाँ होना चाहिए। बिकॉज जो आ जाते हैं वो स्टंड होते हैं कि इतनी खूबसूरती और इतने डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीज़ें, मतलब हमारे पास समुंदर है, हमारे पास दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, खूबसूरत टेरेन्स हैं, मतलब अभी तो हमने डेजर्ट टूरिज्म ने शुरू किया, वो दैट इन इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल। मतलब दुबई जाते हैं लोग, मिडिल ईस्ट जाते हैं डेजर्ट टूरिज्म के लिए, तो वो भी है हमारे पास, लेकिन उस तरह हमने उसको नहीं इस्तेमाल किया जिस तरह करना चाहिए। एब्सोल्युटली, और इसी पे बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं सयाहत के वज़ीर मुमलिकत सैयद वसी शाह साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाह साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। शाह साहब अब बताइएगा, यहीं से चलें बात शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द हिंडरेंस, क्या चीज़ें हैं जो हमें रोके हुए हैं एक टूरिस्ट फ्रेंडली मुल्क बनने से, वो जो हम कर भी सकते हैं। देखिए, बुनियादी चीज़ तो वही है कि कोई भी चीज़ जो है, किसी भी शोबे में कोई भी मामला जो है वो आइसोलेशन में तरक्की नहीं करता है, उसके साथ पूरा एक पैराफिनेलिया होता है। वो सब तमाम तर चीज़ों को आप जब आगे बढ़ाते हैं और सपोर्ट करते हैं और मैकेनिज़्म जो है पूरा एक सपोर्ट मैकेनिज़्म आपके साथ जब चल रहा होता है, तभी जाके कोई भी शोबा जो है वो पूरी तवानाई के साथ उभर कर सामने आता है। जैसे एक जस्ट है ना, ये जब मूव करता है तो आपकी पूरी बॉडी, आपके हाथ पाँव, बॉडी पूरी मूव करती है, तब तो फिर उसके साथ जाके एक रिदम जो है वो बनता है। और आप जानते हैं कि इससे जो ख़ास तौर पे जो चीज़ें जुड़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जुड़ा हुआ है। मैं अगर बात को तूल न दूँ तो मेरे ख्याल में ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो यानी अगर मगर इसका ये मतलब नहीं है जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर वाला मामले हम ज़रा संभाल लें जो कि बड़े रियल इश्यूज़ हैं हमारे, तो वी आर अ टूरिस्ट फ्रेंडली नेशन यू वुड से। हम चाहते हैं कि लोग आएँ, बस हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इन प्रिंसिपल हम हैं। क्या ये सही होगा कहना? नहीं, मैं देखिए बात यह है कि बात करनी चाहिए दुरुस्त। जब तक आप दुरुस्त बात नहीं करेंगे, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपने मसाइल को, तब तक आप उनको दुरुस्त करने के लिए रास्त और सही इक़दाम भी नहीं उठाएंगे। आपने जहाँ मेरी बात ख़त्म हुई थी, मैं बिल्कुल यही कहने जा रहा था कि ये तो दो चीज़ें हो गई ना, मगर इसके अलावा जो कुछ हम कर सकते हैं, क्या हम टूरिस्ट फ्रेंडली हैं, क्या हम खुश अखलाक़ी से अपने टूरिस्ट को वेलकम करते हैं। यकीनन ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता को बहुत उनके साथ बुरा सलूक होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मगर मेरे ख्याल में इस मद में भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्या हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारे होटल, हमारी जो टूरिज़म से जुड़े हुए ये जब लोग आते हैं, लोग ठहरते हैं, लोग गलियों में निकलते हैं अगर, तो उससे जो हाइजीन के जो मामलात हैं, क्या वो खुशी जाते हैं, या उस मामले में भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में इस पूरे सेक्टर की बहुत ज़्यादा, जो हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर है, इसकी बेपनाह ट्रेनिंग की ज़रूरत है और बाकायदा इसको सर्टिफिकेशन के सिस्टम के अंदर लाने की ज़रूरत है। आप देखिए पूरी दुनिया में जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो ए कैटेगरी है, बी है, सी है। इसका मतलब है कि वहाँ कुछ इदारे जो हैं वो उसके पीछे काम कर रहे हैं और फिर वो एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इसका मतलब है उसके पीछे ट्रेनिंग भी होती है, उस ट्रेनिंग के अंदर फिर खुश अखलाक़ी भी है, उसके अंदर हाइजीन भी है, उसके अंदर टूरिस्ट, देखे ना, टूरिस्ट आपका कस्टमर है, उसके अंदर एक कस्टमर कंज्यूमर सर्विस भी है। तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको आपको बदलने की ज़रूरत है। हम अगर पूरे मुल्क में नहीं तो उन जगहों पे तो एटलीस्ट कोई अथॉरिटी ऐसी बना सकते हैं जो मोटेल्स और होटल्स पे कोई चेक एंड बैलेंस रख सके। पिछले साल कागान जाने का इत्तेफाक हुआ और कागान वैली में कोई एक होटल ऐसा नहीं है साफ सुथरा जहां आप अपने बेगम बच्चों के साथ ठहर सकें। जो है बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अब्दुल्ला, वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन लिटरली वो किसी बड़े शहर के डी कैटेगरी होटल से भी ज़्यादा गंदे हैं। इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट्स पे कागान, नारान वैली, कौन दुनिया में नहीं गया या जाना चाहता? तो पुराने वाले हैं ना, ये यहाँ पे भी अभी तक मतलब दिहाइयाँ गुजर गई, कुछ नहीं ऐसा हो सका। अब्दुल्ला बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन आपको ये जानकर खुशी ज़रूर होगी
कि अगेन वो ना शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मैं अभी जब स्कर्दू गया था, जब हमारे एक पोर्टर की डेथ हो गई थी उनकी ताज़ियत के लिए, तो मैंने यही सोचा, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल यही मैंने सोचा। फिर मैंने सोचा कि यार अच्छा, पूरे मुल्क में अगर फौरी तौर पे हम नहीं कर सकते तो कहीं से तो आगाज़ करें। तो मैंने इस वक्त डाटा इकट्ठा करना शुरू किया है, ख़ास तौर पे जीबी का, कि कितने वहाँ पे होटल्स हैं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं। वो डाटा मेरे पास इस वक्त आना शुरू हो गया है। और चीफ सेक्रेटरी जो हैं वानी साहब, पिछले दिनों भी देख रहा था, वानी भाई को आपने लाइव लिया हुआ था, बड़े कमाल के वो शख्स हैं। और यही जो आप बात कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि हम स्कर्दू से और जीबी से हम इसका आगाज़ कर सकें, हम कैटेगराइज कर सकें। लाज बात है, उसमें फिर दूसरे इदारे भी आ जाते हैं। आप जानते हैं कि फूड अथॉरिटी उसमें आ जाएगी, दीगर इदारे भी आ जाएंगे। तो अगेन हमारे पास जो टाइम है, हमारा जो मैंडेट है, इसके अंदर जितना हम कर सकेंगे इसको प्रोसेस में डाल देंगे। उसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो आए, वो करे। मगर मैंने इसकी बुनियाद ज़रूर डाली है, इसका आगाज़ ज़रूर किया है। और यही बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, मेरी कोशिश है कि उनको कैटेगराइज कर लिया जाए। बाकायदा जब आप जाएँ तो उनकी एंट्रेंस के ऊपर वो जो सर्टिफिकेशन है वो लगी हो, वो ए हो, वो बी हो, उसको बाकायदा आप चेक करते रहें। उससे उनको भी एक एहसास होगा कि हमें, अगर हम बी हैं, सी हैं तो बी पे जाना है, बी हैं तो ए पे जाना है। उसमें खुश अखलाकी भी होगी, उसमें हाइजीन भी होगी और उसमें दीगर चीज़ें भी होंगी। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की है ना कि एवरीबडी पुट्स इन देयर 2 सेंट्स, इन द सेंस अब आप आए हैं तो आपने भी बड़ा अच्छा ये आगाज़ किया है। आपसे पहले भी जो आए थे, इन प्रिंसिपल इस चीज़ को सारे थोड़ा बहुत सीरियसनेस के साथ देखते हैं, लेकिन एज अ रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए, हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं उन मुल्कों के जिनकी इकोनॉमीज टूरिज्म पे चलती हैं। तो लिहाजा वी नो दैट दिस मॉडल वर्क्स। हमारे हालात इतने बुरे हैं, हम इसको एज दैट मॉडल क्यों नहीं बनाते और उसको उस तरह चलाएं टूरिज्म को। सक्सेसिव हुकूमतें आएँ, ऑब्वियसली ये तो सारा एक सिलसिला जो चलेगा, लेकिन इस इंडस्ट्री पे उनका 100% फोकस हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो मुल्क को वापस आ रहा है ना, जो भी हो रहा है। हम और जिन्होंने दावा किया था फोकस है, वो भी कुछ नहीं करके गए। जी हाँ, मेरे ख्याल में हुमा इसका जवाब शुरू में ही हमने दे दिया था कि लाज़मी बात है, पूरा पैराफर्नेलिया हमें चाहिए ना। जब तक देखिए, हकीकत यह है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। मगर जब तक वो बेहतर नहीं होता, ये तो नहीं मुमकिन कि जो भी लोग आए, मुझसे पहले जो आए, मैं आया, मेरे बाद जो लोग आएंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे। तो हम शोकेस कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ समंदर है, यहाँ दरिया है, यहाँ सहरा है, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ केटू है। हम लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ हड़प्पा है, 4,500 साल पुरानी कदीम है, यहाँ टेक्सला है, यूनिवर्सिटी है, 2200 साल पुरानी तहजीब है, हम मेहरगढ़ 10,000 साल पुरानी तहजीब है। हम अपना काम कर रहे हैं, मगर जब तक ये सारे अनासिर काम नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर आपका ठीक नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जिसे कहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, तब तक वो गोल्स आप अचीव नहीं कर सकते, जिसका ख्वाब आप भी देखती हैं, अब्दुल्ला भी देखते हैं, पूरा पाकिस्तान देखता है और मैं भी देखता हूँ। सर, पीटीडीसी के मोटेल्स और होटल्स को देख लें, मतलब एक ज़माने में वो बेहतर ऑप्शंस हुआ करती थीं। अभी आई वंडर क्या सूरत हाल है। जो लेटेस्ट हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली अपने रिलेटिव्स, दोस्तों से, तो वो तो कहते हैं कि वैसा मयार नहीं रहा जैसा हुआ करता था। आई रिमेंबर, अगर मैं 90s की बात करूं, लेट 90s की, और तब वो अच्छे नए बने थे, दे वर ब्यूटिफुल। सवात में ये मोटेल्स जो पीटीडीसी हैं, दे वर वेरी नाइस। अब जाके देखें इन द लास्ट 20 whatever years, हम मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। हम लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ों की तो दूर, हम बात करेंगे तो हमारे पास तो एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं, हम तो उनकी टेक केयर नहीं करते। ये आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो मेरी ज़िंदगी आसान कर देगा, क्योंकि जब से मैं इस पोजीशन पे आया हूँ, लोग कहते हैं यार सानू सैर करा दे, और मैं कित्थों सैर करा दें मुझे ये बताइए आप। मैं गुजारिश करूँ कि 18वीं तरमीम के बाद ये जितने भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादातर तकरीबन 90% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वो सूबों के पास उनके इख्तियारात वापस चले गए हैं। मैं दोहराता हूँ, 90% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है, जो मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और GB, अब इन मोटेल्स को या बेशतर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो मैनेज करते हैं। उसका रेवेन्यू भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है, उसको मैनेज करना भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। मैं या मेरी जगह कोई और जो उससे पहले था या उससे बाद में, हमारा एडवाइजरी रोल है। उस एडवाइजरी रोल के तहत हम उन्हें एडवाइस ज़रूर कर सकते हैं कि भाई आप इसके हवाले से, जैसे अभी मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं तो मैंने कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं जो सूबों की, उनको लिखा है कि भाई ये इतना पैसा बना के दे सकते हैं, आप क्यों इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, ये क्यों बंद पड़े हैं। तो मैं जो रोल अदा कर सकता हूँ वो मैं अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर PTDC के पास अब उस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं रही हैं, यानी कि मेरी मिनिस्ट्री के पास उस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद वो सूबों के पास चली गई है।
मगर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़ी कमाल की लोकेशंस उनकी थी, चूंकि बेहतरीन लोकेशन के ऊपर वो थी जी। और अगर नहीं चल रहे तो उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, किसी और को चलाने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि कुछ किया है। अफसोस की बात यह है कि अभी जैसे जीबी की प्रॉपर्टी का केस मेरे पास आजकल आया हुआ है कि वो प्राइवेटाइज कर दिया और उसके बावजूद वो 2 साल से बंद है। तो मगर अगेन वो हमारे उस तरह से दायरे इख्तियार में नहीं है, जो हमारे दायरे इख्तियार में है उसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बॉटम लाइन ये है कि इट्स गोना बी अ वाइल। मेरा ख्याल है अभी आपसे बात करके शाह साहब ये दोबारा से ऑगमेंट हो गई है बात कि बहुत सी चीज़ें बदलेंगी तो हम टूरिज्म डे को लिटरल टर्म्स में मना भी सकते हैं, अडॉप्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास वो हो रहा है जो अभी नहीं हो रहा। और ख़ासतौर पे अभी आपने इतनी चीज़ें गिनवा दी हैं, लिटरली रेस्टोरेंट्स की ग्रेडिंग, जो कि आप बाहर जाएं, यू आर वेरी राइट, वो ए बहुत बड़ा सा लिखा होता है या बी या सी, एंड यू कैन नॉट रिमूव इट। हम बहुत दूर हैं चीज़ों से। नो 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 जी जी। चलिए जी, शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। और हम यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको कहेंगे कि शुक्रिया, आप लोग बर्दाश्त करते हैं लोगों को, एज़न उन्हें वेलकम करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ये टर्म जो आपने यूज किया ना अब्दुल्ला, बर्दाश्त करना, ये जब हम तुर्की जाते हैं, इस्तांबुल जाते हैं, या इटली जा रहे हैं, या अमेरिका, या वेयरएवर पीपल को, थाईलैंड जा रहे हैं, बर्दाश्त तो नहीं कर रहे हैं उनकी। तो जब मैं हुंजा की सड़कों पे गाड़ी की छत से बाहर निकल के कॉलेज जाती हुई लड़कियों को हूट करूंगा, और मैं नदी किनारे, बैड टूरिस्ट हर जगह होते हैं, ठीक है, नदी किनारे उठते हुए, अच्छा ये नदी किनारे वो तो चले कम होते होंगे, नदी किनारे से उठते हुए अपने बच्चे का गंदा डायपर वहीं छोड़ आऊंगा, ये तो फिर सिविक सेंस है, ये तो टूरिज्म में भी नहीं आता, ये तो आप अपने ही मोहल्ले में अगर गंद बचा रहे हो। वॉल चॉकिंग करूंगा, ए हार्ट बी, और मैं झील सैफुल मुलूक के ऊपर अगर टूरिस्ट सीजन में ऊपर से देखूंगा तो मुझे रैपर्स और आइसक्रीमों के डब्बे बिखरे हुए नजर आएंगे। इसमें वैसे सब शामिल हैं, मतलब हमारे रिहायशी भी और हमारे यहाँ से जाने वाले भी। हमें तमीज़ ही नहीं है। I 100% agree, मतलब ये wall chalking and all that, but this has got nothing really to do with the day at hand. tourism वाला ये तो हमारी फितरत है, ये तो हमें as it is ना बनाए हम अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन पाकिस्तान को, फिर भी अपने हरकत तो ठीक कर लेना, ये वाली गंद बजाने वाली अपने लिए ठीक कर ले। आपको शौक है गुटखा तो वैसे इलीगल है, आपको पान खाने का, या चलें आपको मिल जाता है और आप खाते हैं। कराची की गलियों सड़कों की बात कर लें हम, आप एक कोई सेलोफेन बैग, कोई कुछ तो रख सकते हैं अपने साथ, जिसमें वो उगालदान होता था हमारे नानी दादियों के ज़माने में, जिसमें आप अपना थूक सकें। आपने क्यों दफ्तर की सीढ़ियाँ, लिफ्ट, परसों आप यकीन माने एक ATM मशीन के ऊपर जिस पे आपने बटन दबाने हैं, वहाँ पे किसी ने गुटखा मावा थूका हुआ था। मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मतलब बाहर की दुनिया इतनी आगे जा चुकी है कि उनके जो पेट्स होते हैं ना, उसको जब वॉक करा रहे होते हैं तो उनके पास थैले होते हैं लोगों के पास, और उसकी जो वेस्ट होती है पेट की, वो उसको खुद उठाते हैं और खुद फेंकते हैं। आई एम श्योर ये फिल्मों में तो आपने देखा होगा। हम तो अपना वेस्ट थूक रहे हैं बाहर, लेट अलोन के हम किसी और चीज का क्या करेंगे। एक सयाहत के आलमी दिन पे कराची में सयाहती मरकज एक साहिल समंदर ही है ना, यहाँ पे ऊँटों और घोड़ों की वेस्ट पता नहीं किसी को बुरी लगती होगी नहीं लगती होगी, मेरा तो दिल नहीं करता जाने का। नहीं, उसके अलावा भी मतलब मेडिकल वेस्ट भी वहीं पर सिरिंजें भी नजर आ रही होती है। कम अब तो वो मामला जरा कंट्रोल हो गया, लेकिन उसको भी जरा उसका कोई हल बना लें भाई आप लोग। देखें क्या हाल है, जो घोड़ा लाए वो अपना गंद खुद साफ खत्म हो रही है, पानी में ना बहा दे, और ताफुन होता है उस जगह पे, अस्तबल लगती है वो साहिल समंदर वाली जगह। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे रोना आ रहा है कि बात हमने सयाहत से स्टार्ट की थी और किधर हम अपने सयाहत से जुड़ी हैं ये सब चीज़ें, रोले पे आ गए हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। गुज़श्ता दिनों निगरान हुकूमत के वज़रा ऐसे इशारे कर रहे थे जैसे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। निगरान वज़ीर सनत गौहर एजाज ने कहा कि डॉलर की कदर कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है 1 तारीख को पेट्रोल की कीमतों पर खुशखबरी आएगी, उम्मीद का इज़हार किया। इसी तरह निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी कहा था कि डॉलर की कदर में कमी आने से पेट्रोल की कीमत में भी कमी होगी, मगर कल ओगरा ने इन वज़ीरों का नाम लिए बगैर वार्निंग जारी कर दी है। और वार्निंग जारी कर दी, और ओगरा ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक कयास आराइयाँ जो हैं गॉसिप बेसिकली करने वाले बाज आ जाएँ। और हालिया दिनों में बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा गया है, और पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के ऐलान में अभी 1 हफ्ता बाकी है। इस मुद्दत में कीमतों पर जो रूमर्स हैं, हेर से है, वो तेल की सप्लाई चेन में खलल डाल सकती है, ये उनका कहना था। और मुल्क में बाय द वे डॉलर की कीमत में पिछले 15 दिनों के दौरान 17 रुपये तक कमी हुई है, और
अब हम ये कह सकते हैं कि ये उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल की कीमत में कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर ओगरा ने कह ही दिया ना कि इसके बारे में कुछ बातें आप ना करें और जब होगा तब होगा। की कीमत में आज भी कमी हुई है, रुपए की कदर बेहतर हुई है, 1 रुपया 5 पैसे आई गेस। यस, हाँ जी बिल्कुल। सो इट इज़ डूइंग बेटर। अभी हम इसी पे बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल साहब। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। डॉलर की कदर में मुसलसल गिरावट के बाद आवाम को भी उम्मीद है कि पेट्रोल की कीमत शायद कम हो, महंगाई में कुछ कमी आए, लेकिन ओगरा का बयान बता रहा है कि ऐसा नहीं होगा, कोई यकीनी नहीं है एटलीस्ट। तो आप हमें बता सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त तेल की क्या कीमत चल रही है, क्या मज़ीद बढ़ गई है या कुछ किसी ऐसी जगह है जहाँ रिलीफ दिया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरे ख्याल में ये कबल अज़ वक्त है कहना कि जो लोकल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी, क्योंकि अभी जो है 15 दिन हुए नहीं हैं, क्योंकि 15 दिन जब हो जाते हैं तो उन 15 दिनों में करेंसी की क्या वैल्यू रही और इंटरनेशनल मार्केट में तेल की क्या कीमतें रहीं, और इसके पीछे भी ये देखा जाता है कि जो पाकिस्तान ने तेल इंपोर्ट किया है उसकी क्या कीमत है। तो अभी जो अंदाज़ा है उससे तो लग रहा है कि तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हैं, मगर रुपए की कदर जो इंटर बैंक है उसमें कोई 5% बेहतरी हुई है। तो थोड़ा बहुत आज के हालात के हिसाब से लगता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें थोड़ी सी कम हो, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो है 1 तारीख को काफ़ी दिन रहते हैं, उसमें रुपया कहाँ जाता है, उसमें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कहाँ जाती हैं। मगर बज़ाहिर लग रहा है कि जो ट्रेंड है रुपए का और इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का, तो शायद थोड़ी बहुत कमी हम देख सकें। अच्छा, अगर पेट्रोल की कीमत में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं होती तो महंगाई 40% के आसपास ही रहनी है। अब ये सब देखते हुए भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पॉलिसी रेट ना बढ़ाने की वजह ये बता रहा था कि महंगाई कम हो जाएगी। तो क्या स्टेट बैंक का वो फैसला आपको लगता है कि दुरुस्त था? देखें, महंगाई की शरह 40% नहीं है, कोई 30% के करीब है जो सितंबर का CPI आएगा। और पेट्रोल महंगा होने के बावजूद हमारी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो महंगाई है जो ये साल फिस्कल ईयर 2023-24 को 23 से 25% रहेगी। स्टेट बैंक का जो एस्टिमेट था वो 20 से 22% था। तो महंगाई बढ़ेगी ज़रूर, मगर उसके बढ़ने की रफ्तार में कम होने के अंदाजे इसलिए हैं कि एग्रीकल्चर आउटपुट पाकिस्तान का बेहतर हो रहा है। दूसरा, जो करेंसी है पाकिस्तान की वो स्ट्रॉन्ग हुई है, तो जो इम्पोर्टेड चीज़ें जो महंगी हुई थी उसमें कदरे इस्तेहकाम आएगा। तो स्टेट बैंक ने जो फैसला किया है उसके पीछे ये 2 अनासिर हैं कि जो क्रॉप्स हमारे अच्छे हैं और रुपए के इस्तेहकाम से कुछ बेहतरी आएगी। तो हो सकता है कि अभी नहीं मगर 2-3 माह के बाद हम देखें कि जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है उसमें गिरावट नज़र आए। गिरावट से मुराद ये कि शायद वो 30% जो अभी इंक्रीज़ हो रहा है वो ना हो और शायद वो कोई 25-26% हो जाए। 26% हो जाएगा। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब हमने तो 40% महंगाई कही थी, इन्होंने कहा कि नहीं 30 है और फिर 26 भी हो सकती है। ये जिस तरह मौसम का हाल नहीं बता रहे होते कि 35 फील्स लाइक 50, तो ये जो हमारी इन्फ्लेशन और महंगाई है ना, तो ये जितना भी फिगर दे दे फील्स लाइक 60-70 फील होता है हमें। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आपको पता है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी थीं। लाखों लोग बेघर हो गए थे। मुतासिरीन को घर बना कर देना बहरहाल एक ऐसा काम था जिसमें बड़ी मेहनत, वक्त और पैसा लगता है। कई तंजीमें जो है वो आगे आई और अपने तौर पर सैलाब मुतासिरीन के ऑब्वियसली उनके लिए कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त सारों ने ही किया, और उनमें गुलकारा अदाकारा हदीका कियानी भी पेश रही। हदीका हैज़ बीन ऑन आवर शो मेनी टाइम्स। उन्होंने वसीला राह प्रोग्राम शुरू किया
और पहले मरहले में आपको बताएं कि उन्होंने नसीराबाद के तंबू विलेज में 100 घर, मैटरनिटी क्लिनिक, स्कूल और स्टोर बनाकर मुतासरीन के हवाले किया और ये हमने उनसे बात की थी और वो रुकी नहीं। और कुंडी विलेज में 270 घरों, मस्जिद और मैटरनिटी सेंटर पर मुश्तमिल एक और संग मील अबूर कर लिया है। लोग आते हैं, बात करते हैं, फंड्स दे दें, चले जाएं। हदीका वो हैं जो जब जो माइलस्टोन अचीव करती हैं वो दिखाने के लिए कि हाँ हमने काम किया है, जो पैसे लिए थे वो सही मसरफ में सर्फ हुए हैं, खर्च हुए हैं, वो ज़रूर आती हैं। हदीका, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। अब बताइएगा, माशाअल्लाह पहले 100 घर, अब 270 घर, मतलब आपने तो ना रुकने का फ़ैसला किया और अल्लाह करे कि आप कभी ना रुकें इस काम में। अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला एंड हुमा। आप लोगों की जो है ना वो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की रिस्पेक्ट है, आप लोगों ने मुझे जो है ना बहुत सपोर्ट किया है और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बस मैं समझती हूँ कि कोई इसका फॉर्मूला नहीं है लाइफ में, बस यही है कि आप अगर इरादा करते हैं और इरादे में आपकी पुख्तगी होती है और आप उसमें क्लियर होते हैं और अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं तो आपके सारे रास्ते आसान हो जाते हैं जिंदगी में और वो अल्लाह ताला रास्ते बनाता जाता है। 100 हाउसेस बनाए मैंने तंबू में, तो उसके बाद मैंने इरादा किया कि हालात तो जाहिर है यहाँ पे इतने ख़राब थे क्योंकि आके खुद देखा था मैंने और खुद एक्सपीरियंस किया। तो जितना आती हूँ हर दफ़ा दिल बोझल हो जाता है मेरा कि यहाँ पे काम जो है वो बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं हो रहा। तो 200 घरों का इरादा किया तो उसमें कुछ नहीं पता था कि किस तरह करना है और कैसे होगा, बस इतना यकीन था कि अल्लाह ताला करवा देगा। तो उसमें लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया, सपोर्ट किया और एक नई जगह जो है हम लोगों ने FC विंग के जो यहाँ पे पूरी टीम है उन्होंने मुझे गाइड किया कि कुंडी विलेज जो है वो पूरा का पूरा डूबा हुआ है तो उसको आप एक अडॉप्ट कर लें। तो उसमें फिर 200 हाउसेस जो हैं वो मैंने इरादा किया कि मैं करूँगी और कुछ नहीं पता कि अल्लाह ताला ने किस तरह रास्ते निकाले हैं। लेकिन मेरी जो नीस आई हुई थी मेरी बहन की बेटी शानज़े असलम, उसने कहा कि गो फंड मी करते हैं जो कि बाहर के मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, दे वुड लाइक टू सपोर्ट यू। तो आप के पास तो ना NGO है ना ही कोई इस तरह की आपके पास वो है, आप तो एक कैंपेन चला रही हैं, तो लेट्स डू गो फंड मी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये कर सकती हो तो ज़रूर करो। वहाँ पे फिर गो फंड मी जो है उसने मेरे नाम से किया, उसका काफ़ी लंबा प्रोसेस था, वो हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और उसकी वजह से मेरे पास पैसे जो हैं फंड एक्सीड कर गए, इंक्रीज कर गए। तो फिर मैंने जो है इरादा किया कि 200 से ज़्यादा घर बनाऊंगी, जितने मैक्सिमम घर बन सकते हैं बने। तो 270 हाउसेस अल्हम्दुलिल्लाह बना लिए। फिर पैसे हम लोगों के थोड़े फंड्स फिर कलेक्ट हो गए उसी तरह ही। तो मुझे ये था कि अब पैसे जो है ना वो लगने जिस नियत से किए हुए हैं वो उसी जगह पे जाने चाहिए। तो फिर मॉस्क बनाई, माशाल्लाह मॉस्क बहुत बड़ी मॉस्क, एक मैटरनिटी सेंटर काफ़ी बड़ा बना है जिसमें डिस्पेंसरी भी हम लोगों ने क्रिएट की है। और फिर उसके बाद छोटा सा चंक रह गया, तो उसके ऊपर मुझे ये था कि मैंने FC बैंक वालों से बात की, मैंने कहा ये बहुत छोटा सा चंक रह गया, अब इसका भी मैं चाहती हूँ कि उधर ही यूटिलाइज हो। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें कि आप मॉस्क में और मैटरनिटी सेंटर में सोलर का पैनल्स वगैरह कर दें क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरत है सोलर पैनल्स की। तो फिर ये चीज़ जो है ना टोटल मैंने अब क्लोजर कर दिया है अपनी कैंपेन का विद 270 हाउसेज एंड ऑल टुगेदर बलूचिस्तान में 370 हाउसेज, 2 मॉस्क, 1 ग्रोसरी सेंटर, 1 ग्रोसरी स्टोर, 2 मैटरनिटी सेंटर्स और 1 स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अकाउंट जो है वो मैंने क्लोज कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि अपने अवाम को भी बताऊँ आप लोगों के तवस्सुत से कि हम लोगों ने अकाउंट सब क्लोज कर दिए हैं। अब मेरी कैंपेन जो है यहाँ पे आके फिनिश होगी। मैं इस टाइम भी अभी बलूचिस्तान में ही हूँ, सिड्डी में हूँ। आपसे पूछने ही लगे थे हदीका, क्योंकि लग रहा था आपकी एनवायरनमेंट से कि आप उधर ही पहुंची हुई हैं और साथ साथ ऑफ कोर्स हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। हाउ इंस्पायरिंग इज़ योर स्टोरी कि यू सेट योर माइंड टू इट और फिर काम होते चले गए। लेकिन जब आप कहती हैं क्लोजर और ये अब आपने कर दिया है, बिकॉज माशाल्लाह जब इतना अच्छा काम कोई कर रहा हो तो दिल चाहता है कि वो करता रहे, बिकॉज इट्स नॉट एज इफ के और की ज़रूरत नहीं है। तो आगे का क्या प्लान है? ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन आर यू गोइंग टू स्टॉप और इट्स गोइंग टू आगे बस ताला कोई ना कोई इरादा बनाएगा मेरा, तो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगी इंशाल्लाह।
मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग के कोई झूठी तसल्लियां और झूठे वादे नहीं करना चाहती। मुझे इतना ही होता है कि जो कदम मैं बढ़ाऊं वो कदम मेरा जमे हुए पाँव के साथ होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जिसको मैं जब विजुलाइज करूं तो उसको अल्लाह ताला जो है ना वो फिर पूरा करवाता है। तो इस वक्त ये है कि यहाँ पे क्लोजर करने आई हूँ। आगे का मुझे अगले इक़दाम का नहीं मुझे पता, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं इस बात के ऊपर हूँ और सारी ज़िंदगी रहूँगी। जूं कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहेगा वो करती रहूँगी। और एनजीओ का मेरा इरादा था बनाने का, क्योंकि एनजीओ बना के फिर आप कोई मैसिव स्केल के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात अभी देख रही हूँ उसमें मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपनी प्रोजेक्ट्स और कैंपेन्स ही करूँगी। अभी इस वक्त मैं एनजीओ के उसमें नहीं, मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया एनजीओ बनाने का। एनजीओ जो है वो बहुत माशाल्लाह है। आपने घर बना दिए, बेहतरीन काम किया, 2 जगहों पे सोलर पैनल्स भी लगा दिए। आप तो क्लोजर कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कोई और इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहता हो। क्या चीज़ है ऐसी? कोई पानी का बंदोबस्त हो सकता है, स्कूल में भी, कोई स्कूल में किताबें दी जा सकती हैं। अभी हमें बहुत लोग देख रहे हैं, जाहिर है आपने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन अगर कोई और अपना हिस्सा डालना चाहे तो क्या करे? अब्दुल्ला, आपने बहुत अच्छा ऑन पॉइंट ये सवाल पूछा है मेरे से। सबसे पहले तो ये कि जिस जगह के ऊपर जो पॉइंट आउट हुई हुई जगह हैं वो तंबू है और कुंडी है। कुंडी विलेज जो है उसको उन्होंने वसीला इराक गोट भी कर दिया, यानी माशाल्लाह से वो मेरी कैंपेन का नाम भी उन्होंने अपने विलेज के साथ लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई फील सो ब्लेस्ड। वहाँ पे पानी, पीने का साफ पानी जो है वो बहुत उसकी डेफिशिएंसी है। वहाँ पानी हम लोगों ने एक बोर इन लोगों ने लगाया है, आर्मी वालों ने और यहाँ पे एफसी वालों ने, लेकिन वो इनफ नहीं है वहाँ के लिए। पीने का साफ पानी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेहत नहीं होगी वहाँ पे, हेपेटाइटिस है, बच्चों को जो है वो पेट के प्रॉब्लम्स हैं, प्रेग्नेंट औरतों के इश्यूज हैं। तो पीने का साफ पानी इज़ वन मेजर इशू जो वहाँ पे रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग एफसी विंग पे कांटेक्ट करें और कुंडी विलेज, अगर आपको बलूचिस्तान का पता हो, तंबू विलेज का पता हो, तो आप इन एरियाज़ को, तो मेरे पॉइंट आउट किए हुए ये एरियाज़ हैं, वहाँ पे अगर कोई करना चाहता है तो ज़रूर वहाँ पे कांटेक्ट करें। एफसी विंग को कांटेक्ट करें, वो डेफिनेटली फैसिलिटेट करेंगे। जो काम करने वाले लोग होंगे उनको वो फैसिलिटेट ज़रूर करेंगे। दूसरी चीज़ जो है सोलर पैनल्स का है कि गर्मियाँ यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैं कि इस वक्त हम ऑलमोस्ट अक्टूबर के करीब हैं, लेकिन यहाँ पे शदीद गर्मी है। और अगर आप सोचें कि मई जून के अंदर यहाँ पे तपती हुई, यानी कहते हैं ना सवा नेज़े के ऊपर सूरज होता है, तो यहाँ पे सोलर अगर पैनल्स लोगों के पास आ जाएं तो उनके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी कि कम से कम उनको पंखा मिल जाएगा। एक घर में एक पंखा भी हो जाएगा तो उनके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी, छोटे बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए। हदीका, आपने ये कह दिया, इंशाल्लाह हमें कोई शक नहीं है कि ये होगा, कि इन चीज़ों की वहाँ रिक्वायरमेंट है। बेसिक आपने सारा काम कर दिया है। यकीनन जो हमें लोग देख रहे हैं, दे मस्ट हैव बीन इम्प्रेस्ड कि समबडी पुट देयर माइंड टू इट, और ये हो भी गया। तो लिहाजा आपने कहा है कुंडी विलेज, तंबू विलेज, एफसी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ बलूचिस्तान में। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सोलर पैनल्स, 2 चीज़ें हैं जो चाहिए। और अगर कोई स्कूल भी बीच में अगर एडिशन करना चाहता है तो दैट वुडंट बी सच अ बैड आइडिया एज वेल, एंड ऑफ कोर्स टीचर्स टू। यंग बच्चे मिले थे, छोटे लड़के थे, वो टीनेजर्स थे। उन्होंने कहा कि मैम आप यहाँ पे हमें कोई प्ले ग्राउंड बनवा दें। तो मेरा दिल इतना वो हो रहा था कि प्ले ग्राउंड तो तब बने जब लोगों के पास पीने का साफ पानी आ जाए। तो यहाँ तो मेन फैसिलिटीज ही नहीं है। जब मेन फैसिलिटीज होंगी तो प्ले ग्राउंड भी होगा ना। कोई क्रिकेट, क्योंकि मैं क्रिकेट के बैट्स लेके आई थी, कुछ टॉयज लेके आई थी बच्चों के लिए, तो वो यंग बॉयज कह रहे थे कि हमें कोई क्रिकेट का ग्राउंड बना दें। मैंने कहा यहाँ पीने का साफ पानी आ जाए तो फिर तो क्रिकेट का ग्राउंड भी बन जाएगा। हाँ, कितनी मतलब ख्वाहिशें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बच्चे खेल। थैंक यू। I'm sorry, that's all the time we have. But लेकिन ये ख्वाहिश तो होती है ना, जब आपको पता हो कि आपका इलाका जो है वो बनता चला जा रहा है। You want your schools and your playgrounds and everything. We are taking a break right now. अच्छा जी, चाइना के शहर हांगझू में एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में नेपाल ने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। T20 में बनाते जब
हमारे साथ या किसी और के साथ खेल रहे होते हैं। अच्छा, नेपाल ने बाय द वे एशिया गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ, यस मंगोलिया इज आल्सो प्लेइंग क्रिकेट, 3 विकेटों पर 314 रन बनाए। ये T20 चल रहा है बाय द वे, और एशियन गेम्स में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल किया गया है। नेपाल के शालमाला ने 50 गेंदों पर कितने बनाए? नाकाबिले शिकस्त 137। भाई बहुत रन बना लिए, भाई बहुत ही बना लिए। बहुत से लोगों को ये जान के हैरानी हुई है मंगोलिया भी खेलता है। खैर, दैट इज इट फॉर टुडे। इस खबर में खबर वही, वी आर गोना सी यू टुमारो।